आपके पोर्टफोलियो में एक बहुत बड़ा हिस्सा आईटी का है और उसमें ऑब्वियसली इन्फोसिस तो स्टैंड आउट करता ही है, लेकिन मिड कैप आईटी में जैसे परसिस्टेंट एक बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है। इवन आईटी के डिक्लाइन में इसने पार्टिसिपेट नहीं किया। कोफोज भी 52 वीक हाई के करीब ही है। तो ये जो डायकॉटमी बनी पहले, तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं, लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप आईटी? क्यों मिड कैप आईटी इतना नहीं गिरा जितना लार्ज कैप आईटी गिरा, और क्यों अब लार्ज कैप आईटी खराब नंबर के बावजूद चल रहा है? जरूर कई सेक्टर्स में लार्ज कंपनीज हो या मिड कंपनीज हो, उससे मार्केट कैप या साइज ऑफ द कंपनी से कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है इन ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। जैसे बैंकों में आप कह सकते हो लार्जर बैंक्स हैव अ कॉस्ट ऑफ फंड्स एडवांटेज, बट आईटी में कई बार ये देखा हुआ है कि मिड कैप कंपनीज और स्मॉल कैप आईटी कंपनीज जहाँ पे एग्जीक्यूशन इज वेरी स्ट्रांग, इट इज एग्जीक्यूशन ड्रिवन। तो अगर स्ट्रांग एग्जीक्यूशन हो तो दे कैन जनरेट लॉट ऑफ वेल्थ ओवर टाइम। एंड कई आईटी कंपनीज में ओवर द इयर्स जो हमने इन्वेस्ट किया देखा है कि जिसमें स्मॉल कैप जब वो थी कंपनी तब इन्वेस्ट किया था और आज वो लार्ज कैप हो गई है। तो वैसे मौके ढूंढते हैं जहाँ पे एग्जीक्यूशन मशीनरी एकदम स्ट्रांग हो। मैनेजमेंट and execution DNA is very strong and in our estimate sustainable, and then the market is not capturing that in valuation। तो वहाँ पे चाहे मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, आईटी में हमारे पास लार्ज भी है, मिड भी है, स्मॉल कैप्स भी है, वो सभी जहाँ पे एग्जीक्यूशन इज व्हाट वी फोकस ऑन। अभी इस समय जो माहौल है यूएस में, जो माहौल है और जो कंपनियों की गाइडेंस रही है, लार्ज कैप आईटी ने तो कहा है कि विजिबिलिटी थोड़ी कम है अभी भी, तो इसमें अभी भी अपॉर्चुनिटी है आपके हिसाब से, क्योंकि वैल्यूएशन पीक से नीचे आ गए, या फिर वो जो पीक वैल्यूएशन हमने देखे थे वो एक एबरेशन था? देखिए, ये जब मार्केट प्राइसेस जो है इन सेक्टोरली अगर अपने देखते हैं तो दे सेल्डम मूव इन लाइन विद जो आज की तारीख में रियल वर्ल्ड में या सेक्टर की कंपनीज कह रही है। एक उदाहरण दूं तो कोविड जब स्ट्राइक हुआ था तो सबका कहना था फार्मास्यूटिकल सेक्टर वुड बी द बेस्ट सेक्टर गोइंग फॉरवर्ड, ग्रोथ बहुत जोर का होगा। 3 महीने के लिए चला भी था वो, 2-3 महीने के लिए जरूर चला था। उनके नंबर स्ट्रॉन्ग साल 2 साल के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग आए, बट सेक्टर वाज वन ऑफ द बिग लैगर्ड्स। तो एक्चुअल जो कमेंट्री है या एक्चुअल जो नंबर्स आ रहे हैं उसका एक लिमिटेड इम्पैक्ट होता है मार्केट स्टॉक प्राइस में, क्योंकि वो बहुत जल्दी डिस्काउंट कर देते। तो आप देखिए 21 के एंड से आईटी कंपनीज काफ़ी अंडर परफॉर्म करी है, इवन दो नंबर्स उनका जो प्रोजेक्टेड था और एक्सपेक्टेशन था बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो मार्केट ने पहले ही डिस्काउंट कर दिया था, इवन दो कमेंट्री वाज वेरी स्ट्रॉन्ग एट द टाइम। तो आज भले कमेंट्री वीक हो, आज 2-3 दिन पहले ही आपने देखा होगा आईटी स्टॉक की एक्चुअली जब कंपनीज ने रिपोर्ट किया कमेंट्री वीक थी, गाइडेंस डाउनग्रेड था, बट नेक्स्ट डे स्टॉक्स रिबाउंडेड वेरी शार्पली, क्योंकि आज वो 12 महीने 18 महीने 2 साल एंड लॉन्गर टर्म अगर आप देखो तो जो ये फेड रिलेटेड रिस्क है इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स के, और जो इकोनॉमिक रिसेशन का फियर था इन यूएस, वो जो बादल थे जितने गरजने थे गरज गए। मेरे हिसाब से वो अभी छट रहे हैं और पॉजिटिव एनवायरनमेंट आज से 12 महीने 2 साल बाद में क्या एनवायरनमेंट होगा और क्या नैरेटिव होगा, दैट वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज टुडे। गॉट इट। अच्छा, आपके सारे फंड्स में मैं एक चीज़ देख रहा था, मैं नॉर्मली जब भी सब स्टॉक्स देखते हैं तो कहता हूँ कि HDFC बैंक होगा, ICICI बैंक होगा, इन्फोसिस होगा। आपके सारे फंड्स में एक नाम जो कांस्टेंट है वो है नेस्ले, और मतलब बोरिंग स्टॉक के बारे में भी कई बार कहते हैं लोग इसे कि बोरिंग स्टॉक है, शायद इतना महंगा स्टॉक है। ऐसी क्या स्टोरी है इसमें? आप स्टॉक स्पेसिफिक ना बात करना चाहें तो अलग बात है, लेकिन मतलब एक थीम की तरीके से अगर आप इसको समझें तो इतना एक्सपोजर क्यों लिया हुआ है आपने? मैं अगेन एक स्पेसिफिक स्टॉक पे ना बात करके अगर मैं जनरली कहूँ तो हमारी जो टीम है कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए क्या चीज़ को प्रायोरिटी देती है। एक तो सुपीरियर रिटर्न्स ऑन इंक्रीमेंटल कैपिटल, के फ्यूचर में जो कैपिटल लगाएंगे उसमें क्या इनकम कॉस्ट ऑफ कैपिटल से सब्सटेंशियली हायर रिटर्न होगा कि नहीं। एक स्केलेबिलिटी, कैन द कंपनी और बिजनेस ग्रो मच फास्टर देन द इंडस्ट्री बाय गेनिंग मार्केट शेयर, एंड थर्ड है एग्जीक्यूशन एंड गवर्नेंस DNA, तो मैनेजमेंट। अब कई सेक्टर्स में ये जो तीनों की अवेलेबिलिटी है भारी मात्रा में, जैसे प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल्स कहा, IT सर्विसेज कहे, वैसे ही कंजम्पशन ओरिएंटेड सेक्टर्स में भी ऐसी कई कंपनियां मिलती है, कंज्यूमर डिस्क्रेशन हो या कंज्यूमर स्टेपल्स हो, डिस्क्रेशनरी और स्टेपल्स। हेल्थ केयर है,
select industrials है, and then smaller industries, not sectors like chemicals के बारे में आपने पहले भी बात की है वैसे. तो some of these companies that are global consumer majors, उनका जो product portfolio है, there are hundreds or thousands of products that they have globally. जबकि इंडिया में आज देखिए, इंडिया 2500 ऑड पर कैपिटा इनकम है. तो आज से 10-15 साल पहले समझिए कि certain staple items like toothpaste, soaps, all these were very well penetrated. But आज जो है हेयर कलर है या फेस वॉश है, लिक्विड डिटर्जेंट्स है, ये अर्ली स्टेजेस ऑफ पेनिट्रेशन में है. वैसे ही कई फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसी है जिनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऐसा है जो आज इंडिया में पेनिट्रेशन बहुत लो है compared to global standards, and as the per capita incomes grow from 2,500 to 5,000 and beyond, वो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का कंजम्पशन है. बेसिकली सबका एस्पिरेशन होगा कि एक्सेलरेटेड पेस पे एब्सोल्युटली बेटर क्वालिटी का वो फूड दे. अपने दोनों आज जो है बचपन में 5 स्टार खा के बड़े हुए हैं. हाँ. किटकैट, अगर कोई अंकल दुबई या सिंगापुर जाके आते तो वो किटकैट लाते. हाँ. आज वो सबको लिंट खाना है. आज इंडिया में उनका कंजम्पशन आम हो गया है या आम हो रहा है. बिल्कुल. तो वो जो पोर्टफोलियो जिस कंजम्पशन कंपनी का वो 2500 टू 5000 की जो ये पर कैपिटा इनकम में एक्सेलरेटेड पेस पे प्रोडक्ट इंट्रोडक्शंस आ सकते हैं और ग्रोथ हो सकता है, वैसी कंपनियों को हम ढूंढ रहे हैं. और प्राइसिंग पावर भी बहुत जबरदस्त है ऑब्वियसली. अच्छा,